कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरे जंगल पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। रानो चिड़िया के घोंसले में उसका नन्हा बच्चा कुकू ठंड से कांप रहा था। सूखे के कारण जंगल में खाने की भारी कमी हो गई थी। रानो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ अपने बच्चे के लिए थी। माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, आप घबराइए मत। मैं अभी बाहर जाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। मैं आपके लिए दाना लेकर ही लौटूंगी। आप बस इस कोटर के अंदर सुरक्षित रहिए और बाहर मत निकलिएगा। माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। रानो के पड़ोस वाले पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बैठे थे। उनके पास कुछ पुराना दाना बचा था, लेकिन वे उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। रानो को उड़ते देख कालू के मन में खोट आ गया। देखिए जी, ये रानो कितनी भोली बनती है। इस सूखे में इसे दाना कहाँ मिलेगा? दाना मिले या ना मिले, मैं इसे आसानी से चैन नहीं लेने दूंगा। गोरी, तुम यहाँ ध्यान रखो। मैं जाकर भुल्ला चील को खबर देता हूँ कि रानो का बच्चा अकेला है। जब तक रानो लौटेगी तब तक हमारा रास्ता साफ हो चुका होगा। आप तो बड़े चालाक हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, राजा जी को पता ना चले, वरना मुसीबत हो जाएगी। रानो उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी। उसके पंख थक चुके थे और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो हर सूखे पत्ते को पलटकर देख रही थी कि शायद नीचे एक दाना मिल जाए। हे भगवान, क्या इस पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं बचा? मेरे बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं हार गई तो मेरा कुकू कैसे बचेगा? अचानक रानो की नज़र एक पुरानी गुफा के पास पड़ी। वहाँ धूल के बीच एक सुनहरा मक्के का दाना चमक रहा था। वो दाना बहुत बड़ा और पुष्ट था। रानो की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिल गया, मिल गया। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये एक दाना मेरे कुकू के लिए काफ़ी है। वो इसे खाकर फिर से चहकने लगेगा। रानो ने वो दाना अपनी चोंच में दबाया और तेज़ी से घर की ओर उड़ने लगी। वापसी के रास्ते में रानो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी। वहाँ एक बूढ़ा और बीमार सारस पक्षी गिरा पड़ा था। वो इतना कमज़ोर था कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। पानी, दाना, कोई है? क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ रुकी तो अंधेरा हो जाएगा और कुकू डर जाएगा, और अगर मैंने ये दाना इन्हें नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। रानो नीचे उतरी और उस बूढ़े पक्षी के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आप बहुत कष्ट में लग रहे हैं। मेरे पास ये एक ही दाना है जो मैं अपने भूखे बच्चे के लिए ले जा रही थी। बेटी, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए तो शायद मैं अपने परिवार तक पहुँच सकूँ। लेकिन तुम अपने बच्चे का हक मुझे मत दो। तुम जाओ। नहीं बाबा, माँ की ममता मुझे सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना समझूं। आप ये दाना खाइए। कुकू के लिए ईश्वर कोई और रास्ता दिखाएगा। इसी बीच कालू कौवा भुल्ला चील को लेकर रानो के पेड़ के पास पहुंच गया। भुल्ला चील बहुत खूंखार था और शिकार की तलाश में था। देखिए भुल्ला भाई, रानो अभी तक नहीं लौटी है। उसका बच्चा कोटर के अंदर है। आप आराम से उसे पकड़ सकते हैं। तुम बहुत काम के कौवे हो कालू। आज की दावत के बाद मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। जैसे ही भुल्ला चील ने कोटर पर चोंच मारी, तभी वहाँ टर टर मेंढक तालाब से बाहर निकला। मेंढक ने देख लिया था कि रानो का बच्चा खतरे में है। उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे भुल्ला भाई, रुकिए। आप इस छोटे से बच्चे को खाकर क्या करेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि पास वाली पहाड़ी पर एक बड़ा खरगोश फंसा हुआ है? वो इससे 10 गुना बड़ा है। क्या? कहाँ है वो खरगोश? जल्दी बताओ। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। कालू, तुम भी चलो, वरना सारा मांस चील भाई अकेले खा जाएंगे।
मेंढक उन्हें पहाड़ी की आड़ में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ गहरा कीचड़ और दलदल था। कोहरे के कारण चील को कुछ साफ नहीं दिखा। वो देखिए, झाड़ियों के पीछे, झपट्टा मारिए। भुल्ला चील और कालू कौवा जैसे ही नीचे की ओर झपटे, वे दोनों सीधे गाढ़े कीचड़ में जा गिरे। कीचड़ इतना चिपचिपा था कि उनके पंख जकड़ गए। बचाओ गोरी, बचाओ, मैं तो फंस गया। दुष्ट मेंढक, तूने हमें धोखा दिया। रानो खाली हाथ अपने घोंसले पर पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी कि कुकू को क्या जवाब देगी। उसने देखा कि मेंढक तालाब के पास बैठा मुस्कुरा रहा है। मेंढक भैया, मैं आज अपने बच्चे के लिए दाना नहीं ला पाई। मैंने वो दाना एक ज़रूरतमंद को दे दिया। अब कुकू का क्या होगा? रानो बहन, आप फिक्र न कीजिए। जो दूसरों का भला करता है उसका बुरा कभी नहीं होता। कुकू सुरक्षित है और देखिए वहाँ कौन आ रहा है। अचानक आसमान में पक्षियों के राजा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ वही बूढ़ा सारस भी था, जो वास्तव में राजा का एक गुप्तचर था, जो जंगल के पक्षियों की परीक्षा ले रहा था। रानो चिड़िया, हम आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हैं। इस सूखे के समय में भी आपने अपने बच्चे के हिस्से का दाना एक अजनबी को दे दिया। हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी ममता और निस्वार्थ भाव ने मेरा दिल जीत लिया। सिपाहियों, रानो के घोंसले को ताजा फलों और अनाज से भर दो और उन दोषियों कालू और भुल्ला को दरबार में पेश करो। कालू और भुल्ला को दरबार में सजा सुनाई गई। रानो और कुकू अब खुश थे। जंगल में बारिश होने लगी और हरियाली वापस आ गई। कुकू बेटा, देखा आपने, जब हम अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आज मैंने सीखा कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। कालू और गोरी अब शर्मिंदा होकर दूर एक पेड़ पर बैठे थे। रानो ने उन्हें भी थोड़ा दाना दिया, जिससे उनकी आंखें खुल गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा चाहने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं, जबकि नेकी करने वालों का रास्ता स्वयं ईश्वर बना। सुंदरवन जंगल में आज उदासी छाई थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ। वो ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। रानो उड़ते हुए सीधे उल्लू दादा के पास पहुँची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा कुकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है। उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है, जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। शहर तो बहुत दूर है दादा, मैं रोज़ वहाँ से फल कैसे लाऊंगी? मुश्किल तो है बेटी, लेकिन माँ की ममता के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो ने लंबी उड़ान भरी और शहर के पास एक खेत में जा पहुंची। वहां उसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखे। ये फल तो बहुत रसीला लग रहा है। अगर मैं इसका एक छोटा पौधा ही जड़ समेत ले जाऊं और जंगल में उगा लूं तो मेरे बेटे को रोज ताज़ा फल मिलेगा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नन्हे पौधे को जड़ सहित उखाड़ा और अपनी चोंच में दबाकर जंगल की ओर चल दी। जंगल वापस आकर रानो ने अपने घोंसले के नीचे की जमीन को चोंच मार मार कर खोदा और उस पौधे को लगा दिया। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। अरे गोरी, जरा देख तो, ये रानो अब किसान बन गई है। अरे पगली, ये जंगल की पथरीली जमीन है। यहाँ ये शहर का नाजुक पौधा नहीं उगेगा। सही कह रहे हैं आप कालू जी। रानो, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो।
आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हार नहीं मानूंगी। पौधे को पानी देने के लिए रानो नदी पर गई। वो अपनी चोंच में पानी भरती और बार बार उड़कर पौधे तक जाती। हरिया तोता उसे देख रहा था। रानो बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कालू की नजर तुम्हारी मेहनत पर है। जानती हूँ हरिया भाई, पर अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जब फल आएंगे तब की तब देखी जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद करे बहन, तुम सच में एक महान माँ हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन रानो अपने घोंसले में नहीं गई। वो उस नन्हे पौधे के पास आई और अपने पंखों से पकड़ लिया। हे भगवान, रानो पागल हो गई है क्या? इतनी तेज बारिश में वो नीचे क्यों बैठी है? बिंदिया, वो पागल नहीं, वो एक माँ है। अगर तेज बारिश की बूंदें उस नाजुक पौधे पर पड़ी तो वो टूट जाएगा। इसलिए वो खुद भीग रही है ताकि पौधा बचा रहे। कुछ हफ्तों बाद रानो की तपस्या सफल हुई। पौधे पर लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकने लगीं। उसकी खुशबू से कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ टपके। वाह, क्या खुशबू है। गोरी, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जब फल पक जाएंगे तब हम मजे करेंगे। बिल्कुल कालू जी, रानो तो वैसे भी अकेली है। आज रात हम ये सारे रसीले फल चुरा लेंगे। मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ करना होगा। रानो घबराई हुई उल्लू दादा के पास गई। दादा, फल आ गए हैं, लेकिन कालू और गोरी उसे चुराने की फिराक में हैं। मैं रात भर कैसे जागूंगी? चिंता मत करो रानो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तुम पौधे के चारों तरफ सूखी कांटेदार झाड़ियां लगा दो और उन पर जंगल की तीखी लाल मिर्च पीसकर छिड़क दो। चोर को सबक भी मिलेगा और फल भी बचेंगे। शाम होते ही रानो ने उल्लू दादा की बात मानी। उसने असली फलों को पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर कुछ ऐसे फल रखे जिनके पास उसने कांटे और मिर्च पाउडर बिछा दिया। हरियाली तोती ये देख रही थी। रानो बहन, क्या इससे कालू कौवा रुकेगा? हरियाली बहन, लालच बुरी बला होती है। वो बिना देखे झपटेगा और अपनी सज़ा खुद पाएगा। अब आप सब अपने घर जाइए, रात होने वाली है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू कौवा और गोरी कौवी दबे पांव पौधे के पास आए। अंधेरे में उन्हें लाल फल चमकते हुए दिखे। गोरी, तुम यहाँ पहरा दो, मैं सबसे बड़ा वाला फल तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू ने लालच में आकर तेजी से मुंह मारा, उसका मुंह कांटों से टकराया और मिर्च पाउडर उसकी सांसों में चला गया। काऊ काऊ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हाय, मैं मर गया। पानी पानी। कालू जी भागो, यहाँ तो रानो ने जाल बिछाया है। कालू की चीखें सुनकर सुबह सारे पक्षी जमा हो गए। कालू और गोरी की चोंच सूजी हुई थी और वे दूर पेड़ पर मुंह छिपाए बैठे थे। देखो चोरों का क्या हाल हुआ है। दूसरों की मेहनत चुराने का यही अंजाम होता है। रानो, तुमने अपनी समझदारी से ना सिर्फ फल बचाए, बल्कि इन दुष्टों को सबक भी सिखा दिया। मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत लुटने नहीं दे सकती थी। रानो ने सबसे रसीली और मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने बेटे कुक्कू के पास ले गई। लो बेटा, इसे खाओ, इसमें बहुत ताकत है। कुक्कू ने जैसे ही फल खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम ठीक हो गए मेरे लाल, मेरी मेहनत सफल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर भावुक हो उठे और सब ने मिलकर रानो चिड़िया को एक महान और बुद्धिमान माँ कहकर सम्मान दिया, जिसने ममता, मेहनत और समझदारी से अपने बच्चे को नया जीवन दिया और लालचियों को सबक सिखाया। बारिश ना होने के कारण रानो चिड़िया का तरबूज का खेत सूख रहा था। उसके पति टुन्नू चिड़ा बीमार थे और एक चारपाई पर लेटे थे।
टुन्नू जी, अगर आज पानी नहीं मिला तो हमारे सारे तरबूज खराब हो जाएंगे। फिर हम आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रानो, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस बच्चों का ख्याल रखना। रानो उड़कर पास के गांव में सोनाबुल के पास जाती है। सोनाबुल घास खा रहा था। सोना भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा खेत सूख रहा है। मुझे नदी से पानी लाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। रानू बहन, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है। क्या बदले में मुझे मीठे तरबूज मिलेंगे? हाँ भाई, फसल कटने पर सबसे बड़ा तरबूज आपका होगा। तालू कौवा और भुल्ला चील पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो की मेहनत से जलन हो रही थी। बुल्ला भाई, अगर इस सांड ने रानो की मदद कर दी तो रानो की फसल पच जाएगी। हमें कुछ करना होगा। तुम सही कह रहे हो कालू। मेरे पास एक लाल रंग का कपड़ा है। सांड को लाल रंग देखकर बहुत गुस्सा आता है। हम उसका फायदा उठाएंगे। सोनाबुल अपनी पीठ पर पानी के बड़े ड्रम लाद कर ला रहा था। रानो उसे रास्ता दिखा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाबाश सोना भाई, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरे बच्चे गुड़िया और कुकू आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही सोनाबुल खेत के पास पहुंचा, भुल्ला चील ने ऊपर से एक भड़कीला लाल कपड़ा सोनाबुल की आंखों के सामने गिरा दिया। ये क्या है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? लाल रंग देखकर सोनाबुल का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा। पागल हुआ सोनाबुल रानो के खेत में घुस गया। उसने अपनी लातों से तरबूजों को कुचलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सोना भाई, रुक जाइए, कृपया रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें सब बर्बाद हो जाएंगी। हमारे पास टुन्नू जी के इलाज के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब मजा आया। रानो की सारी अकड़ निकल जाएगी। गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में छिपे थे। सोनाबुल उनकी तरफ ही दौड़ रहा था। बीमार टुन्नू चेरा उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। बच्चों भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। टुन्नू ने बच्चों को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन सोनाबुल की टक्कर से वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सोनाबुल का गुस्सा शांत हुआ। जब उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गया। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टुन्नू जी, आंखें खोलिए प्लीज। देखिए, इस पागलपन में हमारा सब कुछ लुट गया। अब हम क्या करेंगे? ना फसल बची और ना ही आपके इलाज के लिए पैसे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रोते रोते रानो की नजर एक पत्ते के नीचे पड़ी। वहाँ मलबे के बीच में सिर्फ एक तरबूज सही सलामत बचा था। शायद ईश्वर ने यही एक उम्मीद बाकी रखी है। मुझे इसे ही अपनी आखिरी उम्मीद समझना होगा। मैं अभी इसे लेकर बाजार जाऊंगी और इसे बेचकर किसी भी तरह टुन्नू जी के लिए दवा और कुछ खाने का इंतजाम करूंगी। रानो वो आखिरी तरबूज लेकर बाजार गई। कोई ये तरबूज ले लो। मेरे पति टुन्नू चेरा बहुत बीमार हैं और उनकी जान खतरे में है। ये मेरे खेत का आखिरी और सबसे मीठा फल है। कृपया इसे खरीदकर मेरी मदद कीजिए। चल हट यहाँ से। इतनी गंदी चिड़िया से हम फल नहीं खरीदेंगे। पता नहीं सड़ा हुआ है या क्या। रानो निराश होकर लौटने वाली थी। तभी वहाँ हरिया तोता और डॉक्टर कबूतर आ गए। उन्हें रानो की हालत देखकर तरस आ गया। रानो बहन, आप रोइए मत। ये तरबूज मैं खरीदूंगा। और डॉक्टर कबूतर, कृपया आप अभी मेरे साथ चलिए। टुन्नू भाई को आपकी जरूरत है। जरूर हरिया। रानो, आपका ये आखिरी तरबूज आपके पति की जान बचाएगा। हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर कबूतर ने टुन्नू का इलाज किया और वो अब खतरे से बाहर थे। हरिया तोता ने उस तरबूज के अच्छे दाम दिए थे, जिससे घर में राशन आ गया। रानो, खेत तो उजड़ गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा ये साहस ही हमारी असली दौलत है। हाँ टुन्नू जी, जब तक हम दोनों साथ हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम हार नहीं मानेंगे। खेत उजड़ा है तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे।
फिर से बीज बोएंगे और फिर से इस धरती को हरा भरा कर दिखाएंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वहीं पास में वो लाल कपड़ा पड़ा था जिसे उन्होंने सोना बुल को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। वाह बुल्ला भाई, क्या दिमाग लगाया आपने। वो बेवकूफ सांड पागल हो गया और रानो की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब रानो दाने दाने को तरसेगी। हाँ कालू, अब इस जंगल में सिर्फ हमारा राज होगा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सोना बुल जो अपनी गलती पर पछता रहा था, वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नजर उस लाल कपड़े पर पड़ी। तो ये तुम दोनों की चाल थी? तुमने मेरा इस्तेमाल किया और उस गरीब चिड़िया का घर उजाड़ दिया। सोना बुल ने गुस्से में उस पुराने सूखे पेड़ को टक्कर मारी। पेड़ कालू और बुल्ला के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वे जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन वो कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए। रानो और टुन्नू अपने टूटे हुए खेत को देख रहे थे। तभी सोना बुल वहां वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। उन दुष्टों ने मुझे लाल कपड़ा दिखाकर भड़का दिया था। मैंने अनजाने में आपका बहुत नुकसान किया है। सोना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो बस मदद करने आए थे। हमें उन दुष्टों की चाल समझनी चाहिए थी। बहन, जो नुकसान हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसे सुधार जरूर सकता हूँ। मैं आज से ही आपके खेत की जुताई करूँगा और नदी से रोज पानी लाऊंगा, वो भी बिना किसी फल के। हम फिर से खेती करेंगे। शुक्रिया सोना भाई। अगर हम सब मिल जाएं, तो ये खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। सोना बुल ने अपनी पीठ पर बच्चों गुड़िया और कुकू को बैठाया और खुशी खुशी काम में लग गया। रानो ने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल के बाजार में कालू कौवा अपने ठेले पर बड़े रौब से खड़ा था और टपोरी अंदाज में चिल्ला रहा था। अरे ओ पब्लिक, कालू के मोमोज नहीं खाए तो क्या जिए। एकदम कड़क माल है। रोकड़ा निकालो और माल उड़ाओ। हरिया तोता भूख से बेहाल होकर वहाँ पहुँचा। ओ मिट्ठू, घूर क्या रहा है? जेब में दाम है तो आगे आ, वरना पतली गली से निकल ले। उधारी का तो सवाल ही नहीं। कालू भाई, तमीज से बात करो। पिछली बार मोमोज बासी थे। अरे ज्ञान मत बांट। पूरे जंगल में सिर्फ अपुन का ही सिक्का चलता है। खाना है तो खा, वरना हवा आने दे। भीड़ मत बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बिस्तर पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था। घर में खाने के लिए दाने का एक भी टुकड़ा नहीं था। रानो, तुम मेरी चिंता मत करो, बस बच्चों को कुछ खिला दो। टुन्नू जी, आप हिम्मत मत हारिए। आप मेरे लिए और बच्चों के लिए सबसे जरूरी हैं और इस समय आपकी सेहत सबसे ऊपर है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि आपको जल्द से जल्द दवा की खुराक चाहिए। मैं बस अभी निकलती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं दवा के लिए और बच्चों के खाने के लिए जरूर पैसों का इंतजाम करके आऊंगी। आप चिंता छोड़िए और खुद को संभालिए। मैं जल्द ही लौटती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तुम लोग पिताजी का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। रानो उड़कर डॉक्टर कबूतर के पास पहुँची। वो बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इस समय टुन्नू जी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें तुरंत दवा की ज़रूरत है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए और एक खुराक दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि पिछला कर्ज बाकी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है, मैं सबसे पहले आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज़ इस समय नियमों को छोड़कर थोड़ी इंसानियत दिखाइए। रानो, पिछली दवा के पैसे भी अभी बाकी हैं। बिना पैसों के मैं और दवा नहीं दे सकता। तुम्हें पहले पुराने पैसे चुकाने होंगे। डॉक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। मैं जल्द ही सारे पैसे चुका दूंगी। माफ करना रानो, नियम तो नियम है। रानो उदास होकर बाजार में काम ढूंढने लगी। वहाँ कालू कौवा अपनी मोमोज की दुकान चला रहा था। अरे रानो,
तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। कालू भैया, मुझे थोड़े काम की जरूरत है। क्या मैं आपकी दुकान पर बर्तन साफ कर दूं? भाग जाओ यहाँ से। मेरी दुकान पर सिर्फ अमीर पक्षी आते हैं। तुम यहाँ गंदगी मत फैलाओ। रानो रोते हुए नदी के किनारे बैठ गई। तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी एक टूटी हुई पुरानी मिट्टी की मटकी पर गई, जिसके नीचे कुछ कोयले पड़े थे। उसे एक विचार आया, बाजार में सब सादे उबले हुए मोमोज बेचते हैं। अगर मैं इस मटकी को तंदूर बनाकर उसमें मसालेदार मोमोज सेकूं तो शायद कुछ कमाई हो जाए। मेरे पास थोड़े मसाले तो घर पर है। रानो ने घर आकर बची हुई सब्जियों और मसालों को पीसकर एक खास लेप तैयार किया और मोमोज पर लगाया। बच्चे उसे देख रहे थे। माँ, ये क्या है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, ये हमारी उम्मीद है। हम तंदूरी मोमोज बनाएंगे। भगवान ने चाहा तो आज हम भूखे नहीं सोएंगे। रानो ने बाजार के कोने में वो पुरानी मटकी रखी और उसमें आग जलाई। जैसे ही मोमोज सिंकने लगे, धुएं के साथ एक बेहतरीन खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया बना है। चलो चलकर देखते हैं। देखते ही देखते रानो की दुकान पर भीड़ लग गई। कालू कौवे की दुकान आज खाली थी। सारे ग्राहक रानो के पास खड़े थे। कालू गुस्से से लाल हो रहा था। इस रानो की इतनी हिम्मत! कल तक ये काम मांग रही थी और आज मेरी दुकान बंद करवा रही है। मुझे कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, आज रात हम उसका वो मिट्टी का तंदूर ही तोड़ देंगे। फिर देखते हैं वो कैसे बेचती है। जब सब सो गए, कालू कौवा चुपके से रानो की दुकान के पास आया। उसने एक भारी पत्थर उठाया। अब न रहेगा ये तंदूर और न बिकेंगे तेरे मोमोज। कालू ने पत्थर मारकर रानो की मटकी फोड़ दी और वहाँ से भाग गया। सुबह जब रानो दुकान पर आई तो अपना टूटा हुआ तंदूर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके सपने भी उस मटकी की तरह बिखर गए थे। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पति की दवा कैसे आएगी? किसी ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। रानो बहन, हिम्मत मत हारो। जिसने ये किया है उसे ऊपर वाला देख रहा है। रानो ने अपने आंसू पोंछे। उसने देखा कि मटकी तो टूट गई है, लेकिन उसके पास अभी भी लोहे की जाली और कोयले बचे हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। मटकी टूटी है, मेरा हौसला नहीं। मैं खुली आग पर मोमोज सेकूंगी। इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। रानो ने ईंटों का चूल्हा बनाया, जाली रखी और मोमोज सेकना शुरू किया। खुली आग पर सिकने के कारण मोमोज की खुशबू और भी तेज हो गई। पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। कालू कौवा ये देखकर जल भुन गया। रानो बेटी, तुम्हारे मोमोज का जवाब नहीं। ये लो अपने पैसे। तुम्हारी मेहनत और इस नए स्वाद ने सबको खुश कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तंदूर तोड़ा था। मैं भी अभी आग जलाकर मोमोज बेचता हूँ। कालू ने जल्दबाजी में तेज आग जलाई, जिससे उसके सारे मोमोज जलकर राख हो गए और उसका खुद का मुंह काला हो गया। सारे जानवर उस पर हंसने लगे। रानो शाम को घर लौटी। उसके पास दवा और राशन के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसने टुन्नू को दवा दी और बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। रानो, तुम सच में महान हो। तुमने मुसीबत में भी हार नहीं मानी। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आज मैंने सीखा कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। उस रात रानो और उसका परिवार चैन की नींद सोया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने से अपना ही नुकसान होता है और सच्ची मेहनत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता।